हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चार्ल एकेडमी, जहां पर हम लोग फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर का सेशन लेकर के, और जो आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ये भी बताएंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से, जो कि आपके करंट अफेयर का है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जुलाई सेशन में अभी चल रहा है, और जुलाई सेशन में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे चीज़ को लेकर के आते हैं कि डे कौन सा मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो जीएसटी डे। तो जीएसटी का हम लोग जानते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और वो सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उस समय से हमारा मनाया जा रहा है, पूरे के पूरे 1 जुलाई से हमारा मनाया जाता है। और ये बात कर लेते हैं कि इससे हमारा जीएसटी क्या होता है कि जीएसटी को स्लैब एक दिया गया है कि हर कोई भी आप सामान लेंगे, कोई भी चीज़ गुड्स होगा। गुड्स का मतलब कोई भी सामान, जैसे कि ये गुड्स हो गया, और सर्विसेज का मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, साथ में हमारा बात कर लेते हैं कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो वो सर्विसेज हो गया। जॉब एक तरह से सर्विसेज हो गया, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो गुड्स हो गया। तो उस पर हमारा सरकार टैक्स रखती है, और सब पे टैक्स का एक स्लैब बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये स्लैब क्या क्या है। एक बात और, जीएसटी क्या डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो कितने 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके हमारा जीएसटी बनाया गया था, और ये बिल्कुल वैट के आधारित पर ये चलता है, वैल्यू एडेड टैक्स के आधारित पर है। और जो हमारा पहले वाला टैक्स सिस्टम था वो कास्केड टैक्स सिस्टम था। कास्केड का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो उससे बचने के लिए सरकार ने एक नया लेकर के आए हैं। और ये पूछा है कि जीएसटी का जो आइडिया था सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो ये फ्रांस ने दिया था। और हमारा जो जीएसटी का पैटर्न है वो किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के मॉडल पर ये लिया गया है। ये दोनों बिल्कुल बातें याद रखिएगा। और जीएसटी में कुछ स्लैब होते हैं, किस पर कितना टैक्स देना है, उस स्लैब को हमारे टोटल 5 भागों में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% की बात कर लेते हैं, वैसा चीज जो डायरेक्टली आपके भोजन के रूप में आपको उपलब्ध हो जाता है, उस चीज में बिना पैक किए हुए जो चीज मिलता है, डायरेक्ट आप भोजन के रूप में उसको हम ग्रहण कर सकते हैं लेकर के मार्केट से, उस पर 0% टैक्स लगता है। जैसे कि हम बात करते हैं दूध, आप ग्वाला के पास गए, दूध लेने गए, तो आपको उस पर 0% का टैक्स लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसे पैकेट से लेकर के खरीदा तो उस पर आपको 5% का टैक्स लग जाएगा। तो याद रखेंगे कि 0% का टैक्स वैसे चीज, जैसे सब्जियां लेते हैं, सॉल्ट खरीदते हैं, लस्सी लेते हैं, कोकोनट वाटर लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, हनी लेते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे, तो उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा जो 0% के स्लैब में आता है। 5% के स्लैब की बात किया जाए, वो किस में आएगा? जिसमें आपने जो पैकिंग कर लिया, जैसे कि बात है कोल हो गया, रेजिन्स हो गया, अगरबत्ती हो गया, स्पाइसेस जो कि आपने मसालेदार कोई चीज़ ली है, काजू अगर खरीदते हैं, उसका फुटवेयर खरीदते हैं, कुछ भी ऐसा लेते हैं तो उस पर 5% का टैक्स लगता है। ठीक है, मिल्क बेबीज फूड लेते हैं या उस पर लेते हैं, मिल्क से बने हुआ कोई भी चीज़ लेंगे, लेकिन वो चीज़ अगर प्रोसेसिंग में लग गया तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। 12% का टैक्स वैसे चीज़ पे लगता है जो कि दूध से आगे वाला चीज़ जो बनाया जाता है, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, आलमंड्स हो गया, पिकल्स हो गया, ये सब पे आपको टोटल 12% का टैक्स लगेगा। 18% का टैक्स वो चीज़ लगता है जिसमें आपके कुछ ज़रूरत के सामान्य चीज़ ऐड हो जाती है, जो कि आपको लाइफ को बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, स्टेपलर्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आइसक्रीम हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, इस पर 18% का टैक्स लगता है। और 28% का टैक्स किस पे लगता है? जो लग्जरी चीज़ें हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम दिखाने के लिए, एक शौक के लिए रखते हैं, उस चीज़ पे 28% का टैक्स लगता है। जैसे लग्जरी कार हो गया, मोटर बाइक्स हो गया, सिगरेट्स हो गया, शुगर हो गया, च्युइंगम हो गया, कोको बटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इस पर 28% का टैक्स लगता है। तो जीएसटी डे कब मनाया जाता है? हर बार याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी डे। ओके, ये 2017 से स्टार्ट है। एक और होता है एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो 30 जून को एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। एस्ट्रॉयड आप जानते हैं कि जो उल्का पिंड जो होता है उससे रिलेटेड हमारा होता है, तो एस्ट्रॉयड डे उसके लिए 30 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखेंगे। ऐसा क्यों मनाया जाता है 30 जून को? क्योंकि इसी दिन जो हमारा एक रशिया है, रशिया में आप देखेंगे साइबेरियन इलाका जो होता है रशिया में, वहाँ पे याद रखेंगे कि एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड वहाँ पर गिरा था। कब? 30 जून 1908 को साइबेरिया वाला जो इलाका था वहाँ पर ये गिरा था सबसे पहले। तो इस
इसी दिन को याद रखने के लिए 30 जून को हर बार क्या मनाया जाता है, एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। और पूछेगा कि हमारा कौन सा मतलब जगह पर ये गिरा था और कौन सा एस्टेरॉयड था, इसका नाम है तुंगशुका। इम्पैक्ट ओवर तुंगशुका जो था वही गिरा था, उसी के नाम पे मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो हमारा क्षुद्र ग्रह दिवस तो मनाया जाता है, क्षुद्र ग्रह हमारा ईयर भी एक होगा, यानी एस्टेरॉयड ईयर भी होगा। और कौन से ईयर को कहा जाएगा, तो वो 2029 को कहा जाएगा। 2024 में ही बता दिया गया था, यूनाइटेड नेशन में ही बोल दिया गया था कि 2029 को क्षुद्र ग्रह ईयर यानी 2029 को एस्टेरॉयड ईयर मनाया जाएगा। ये 2024 में ही घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं ये उल्का और उल्कापिंड एस्टेरॉयड क्या है। तो ये जानते हैं कि जो वैसा चीज़, जैसे कि हमारा जब पृथ्वी का जब विकास हुआ था, अर्थ का जब विकास हुआ था, तो आप देखे होंगे कि जो सन जो होता है वो एक सुपरनोवा विस्फोट करता है, जिस कारण हमारे बहुत सारे प्लैनेट बने। और प्लैनेट बनने के बाद हमारा उसके साथ जिसका प्लैनेट का बहुत बड़ा साइज था, जिस पिंड का, जिस ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा साइज था, वो साइज जिसमें बहुत बड़ा होगा उसमें ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगा। जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे उसका शेप स्फेरिकल होते जाएगा। जो छोटा साइज होगा उसके पास ग्रेविटी कम होगी, तो इसीलिए उसका पूरा का पूरा जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं हो पाता। तो जितने भी एस्टेरॉयड होते हैं वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे बड़े वाले जो हैं, जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, जो स्फेरिकल शेप होते हैं, उसको हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जिस पर हमारा जीवन संभव नहीं, जिसका छोटा साइज होता है, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होते हैं, इसको एस्टेरॉयड कहते हैं। ये दोनों हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन तो होगा ही, जिसके कारण सन के कारण चक्कर लगाते हैं। और यही जब हमारा चक्कर लगाते टाइम में जब पृथ्वी के नज़दीक पर यह पत्थरों का झुंड जब पहुँचता है, तो वो हमारे पृथ्वी के ग्रेविटी से हमारे अर्थ पर आ जाते हैं और अर्थ पर आकर के गिर जाते हैं, जिसको हम एस्टेरॉयड कहा जाता है। खैर, तो ये एक्चुअली ज्योग्राफी में और भी डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन ये जो डे था उसके लिए हम बताए थे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो आप स्टार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर से ज़रूर ये पूछने वाला है। तो क्या है चक्रा 5 के बारे में। चक्रा 5 के बारे में अब पूछेगा चक्रा 5 किसके द्वारा, चक्रा 5 ऑपरेशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था हमारा सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये किया गया था। तो याद रखेंगे चक्रा 5 जो हमारा ऑपरेशन था सीबीआई के द्वारा किया गया है। अच्छा, किस क्षेत्र के लिए किया गया है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। तो याद रखेंगे ये म्यूल अकाउंट जो होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, उसको हमारे जो साइबर फ्रॉड होता है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा क्या चक्रा 5 ऑपरेशन को किया गया है, लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें क्या होता है कि सीबीआई ने क्या काम किया, वो देख रहे थे कि जो बहुत सारे लोग के पास हमारा के कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं जो कि किस स्टेट में होता है, डोरमेंट स्टेट में होते हैं। डोरमेंट स्टेट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास बैंक अकाउंट मैंने 2009 में खोला और 9 में खोला, अभी तक उसमें कोई पैसा नहीं डाला, तो वो जो अकाउंट होगा वो डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब स्थिर हो जाएगा पूरी तरीका से। लेकिन अचानक से उसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो अचानक से जो ट्रांजेक्शन होता है तो उस अकाउंट पर नज़र, वो हो सकता है किसी का इलीगल पैसा हो, तो जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उस अकाउंट को म्यूल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। या जिस अकाउंट के द्वारा फ्रॉड किया जाता है, जैसे कि कोई पर्सन के पास कॉल करके बोला गया कि हम ये करेंगे, ओटीपी मांग करके फ्रॉड करके जिस अकाउंट में अगर पैसा चला गया तो उस अकाउंट को हम म्यूल अकाउंट कहते हैं। जिससे धोखाधड़ी की जाती है लोगों के साथ, तो उस अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहते हैं। तो म्यूल अकाउंट को पकड़ने के लिए सीबीआई ने क्या काम किया, आरबीआई की मदद से एक हमारा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है चक्रा 5। तो चक्रा 5 म्यूल अकाउंट साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि म्यूल अकाउंट जो होता है उसके द्वारा कितने राज्यों पर ऐसा छापा किया गया था, छापा मारा गया था, जो ऐसा पकड़ में आया है। तो 5 राज्यों पे छापा मारा गया था। याद रखेंगे वो 5 राज्य कौन कौन हैं। तो इस 5 राज्य का नाम है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों में चक्रा 5 मिशंस को ये ऑपरेशंस किया गया था। ठीक है, और 5 राज्यों में करने के बाद इसमें पता चला
8.5 लाख अकाउंट जो हैं वो मील अकाउंट है, बहुत बड़े संख्या में। तो अकॉर्डिंग टू द सीबीआई अराउंड 8.5 लाख म्यूल अकाउंट हैव बीन ओपनड इन अ वेरियस बैंक अक्रॉस द कंट्री to launder the money extorted by the criminals through the cyber crime and the digital arrest। याद रखेंगे इतनी सारे, आप सोच रहे हैं कि 8.5 लाख म्यूल अकाउंट था, जो साइबर फ्रॉड करते इतने सारे अकाउंट को वो खोल करके रखते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी बैंक में, किसी ने बोला कि ओटीपी है और वो बैंक उनके बैंक में चला गया, तो उस बैंक में तुरंत पैसा नहीं रहता, वहाँ से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है और बैंक में ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि एसबीआई बैंक में वो गया पैसा, तो वो फिर से अब एक्सिस बैंक में जाएगा, फिर आईसीआईसी बैंक में जाएगा, वैसे करके 15 बैंक अकाउंट में घूम करके तब वो जो फ्रॉड करने वाला है वो तब अपने बैंक में लेकर के आता है। तो ये जो 15 बैंक का है वो सब के सब म्यूल अकाउंट है। अब बात कर लेते हैं, तो उस म्यूल अकाउंट को जांच करने के लिए कैसे पता चला कि ये म्यूल अकाउंट है? तो सीबीआई ने एक रूल निकाला था कि कैसे हमारा पता चल जाएगा। एक उसके द्वारा, एक हम बात कर लेते हैं, सीबीआई के द्वारा हमारा एआई का भी यूज किया जा रहा है और एआई के द्वारा ही वो पता कर लेते हैं कि आखिर वो कैसे म्यूल अकाउंट है। और यहाँ तक कि हमारा आरबीआई ने भी म्यूल हंटर एआई करके भी एक उन्होंने लॉन्च किया था। आरबीआई ने भी एक क्या काम किया था, म्यूल हंटर करके, एक मिनट, हाँ, आरबीआई लॉन्च और म्यूल हंटर .ai मिशंस भी लॉन्च किया था, जिसमें इससे ये पता चलता था कि कैसे म्यूल अकाउंट को पकड़ा जाए। तो कैसे पकड़ने की बात है, चलिए उसको मैं बताता हूँ, वो पकड़ते कैसे थे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई एक अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट्स को उन्होंने देखा कि इस अकाउंट में पैसा जा रहा है और ये म्यूल अकाउंट है। तो म्यूल अकाउंट में देखिएगा कि ये हमारा ये पैसा, इस मान लीजिए कि ये 10 छोटे छोटे अकाउंट है, इस अकाउंट में पैसा ये जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास भी कोई बैंक अकाउंट होगा, तो उससे आप किसी न किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे। तो कोई मार्केट में गए, कहाँ से सामान लें, वहाँ भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे। तो एक 10 से 15 सीक्वेंस को देख लेंगे। तो वो क्या काम करते हैं कि ये 10 से 15 बैंक अकाउंट को देखते हैं और जिस पर ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हुआ, माने किस अकाउंट पे पैसा ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ था और सब पे थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, तो जिस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है वो जो हमारा म्यूल हंटर .ai है उस पर निगरानी रखता है कि इस पर ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुआ है, और ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुआ तो प्रिडिक्ट कर देता है कि इससे अगला ये होगा, और इससे भी जो जिस पे ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुआ है उस पर वो प्रिडिक्ट करके अपने आप बता देता है कि हाँ ये जो है मील अकाउंट है और ये धोखाधड़ी वाला अकाउंट है, जिसके कारण आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो आपके ये न्यूज़ में ये पूछेगा चक्रा 5 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीबीआई के द्वारा किया गया था। ऑपरेशंस किसके द्वारा किया? सीबीआई के द्वारा किया गया था। किसको पकड़ने के लिए? तो म्यूल हंटर अकाउंट को पकड़ने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ओके, ठीक है, अब चलिए अगले न्यूज़ की तरफ से हम बढ़ते हैं, जो कि एक और है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, और जो भी हमारा दिल्ली में मीटिंग रखने के बाद जो भी हमारे पूरे देश में जो भी बैंक है उस बैंक के लिए उन्होंने निर्देशन दिया था कि देखिए, अगर भारत की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो यानी आपको बैंक पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर बैंक पे भरोसा नहीं होगा तो पूरे का पूरा इंडिया हमारा क्या बोलते हैं, क्रैश हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई बैंक अकाउंट पे भरोसा करके अपना पैसा दिया और वो बैंक अकाउंट से पैसा क्या काम कर लेते हैं, किसी तरीक़ा से फ्रॉड के माध्यम से कैसे भी वो पैसा जो हमारा वो गायब हो गया, या बैंक क्या काम कर डूब गया, या किसी ने कोई लोन लिया था और इसके कारण बैंक करप्ट हो गया। तो जब बैंक करप्ट होगा तो हमारा भरोसा बैंक से हट जाएगा। जब हमारा भरोसा बैंक से हटेगा तो जाहिर सी बात है हमारे पड़ोस वड़ोस में सब भी कहेंगे कि यार इस बैंक के साथ हुआ है, हो सकता है और भी बैंक के साथ हो, तो वो भी अपने बैंक से पैसा निकाल लेंगे। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो वो पैसा जो हमारा क्या रहेगा कि वो आरबीआई के पास रहता, वो आरबीआई उसको देता है, आरबीआई से कनेक्शन रहता है। तो जो हमारा बैंक से पैसा निकल जाएगा तो हमारे पास देश से भी पैसा निकल जाएगा, देश क्रैश कर जाएगा। तो इसीलिए बैंक को मजबूत होना काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने इस पर जो 1 जुलाई के बाद जो भी होने वाला हमारा जो देश में जो लागू होने वाला है, जो भी देश में हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो भी काम करने वाले होते हैं उस पर लागू करने के लिए उन्होंने 1 जुलाई से ये कह दिया कि उसके लिए हम कुछ रूल्स निकाल रहे हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग से बैंक को हमारा काम इस पर करना है, जिस कारण हमारा भारत की इकोनॉमी में एक अच्छा असर डाल सकता है। तो उनका ये कहना था कि जो भी बैंक अकाउंट, जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उस बैंक
में सबसे ज्यादा मात्रा में अकाउंट खुलाना होगा, गांव-गांव जाकर के अकाउंट खुलाना होगा। अकाउंट खुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रांचेज बनाने पड़ेगी। ब्रांचेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या काम भर्ती करानी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है कि बैंकों पे भरोसा कैसा होगा? तो भरोसा दिलाने के लिए आपको अच्छे अच्छे स्कीमें लानी पड़ेगी और जहां पे जनता को फायदा भी हो। तो ये भी हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बैंकों पे लोगों को भरोसा क्या होगा? तो भरोसा दिखाने के लिए आपको उनको स्कीम दे करके अच्छी तरीका से उनको लोन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, लोन प्रोवाइड करके उनको अच्छी तरीका से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है। उसके लिए अगर क्या कम उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को भर्ती भी करानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले, उसके लिए ब्रांच भी तो ज़्यादा होना चाहिए। गांव के लोग लोन लेते ही नहीं हैं, तो उन तक वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, उनके लिए अच्छी स्कीमें लानी पड़ेगी। ये सब निर्मला सीतारमण जी ने कहा था। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमारे टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर लेते हैं। हमारे टोटल इंडिया में 12 हैं, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में एक ही है जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई जो होता है सभी बैंक पे निगरानी रखती है। तो निगरानी रखती है, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर लेते हैं, वो कितने हैं? 12 है। तो वो आपको याद बिल्कुल रखना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कौन कौन से हैं? 12। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है, एक नंबर पर है जिसका नाम है एसबीआई, और एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक, और साथ में 11 नेशनल बैंक। तो टोटल 12 हो गए। तो 12 में हमारा कौन कौन से? इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में। उसके बाद हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर्स इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। पंजाब एंड नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में। तो ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बैंक का कहाँ पर हेडक्वार्टर है। और टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12 हैं। इन सबको निर्देश हमारा निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में है कि सेंटर अनाउंस आदि कर्मयोग प्रोग्राम। तो आदि कर्मयोग प्रोग्राम सेंटर के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ये किसके लिए? जो भी आदिवासी लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लेकर के आया गया है। देखिए, आदिवासी लोग जो होते हैं उनका कमाने का सोर्स क्या है? उनका कमाने का सोर्स यही है, अगर मान लीजिए कि वो अपने जंगल में रहते हैं तो उनसे वो जो शहद निकलता है उससे बेच करके वो कमा लेते हैं, या मान लीजिए कि पेड़ पौधे से जो चीज़ औषधियाँ मिलती है उसको बेच करके वो कमा लेते हैं, या उनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे वो अपने हैंडक्राफ्ट चीज़ बनाते हैं तो उससे बेच करके वो कमा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ को कमाने के लिए उनको हमारे शहर में हमारे लोगों से लिंक बनाना पड़ेगा। और लिंक बनाने के लिए हमें एक प्रोग्राम लाया गया है सरकार के द्वारा, जिसको आदि कर्मयोग प्रोग्राम जो है वो तो किसके द्वारा लाया गया था? द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च बाय आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। आदि कर्मयोगी प्रोग्राम स्पेशलाइज फॉर द ट्राइबल अफेयर्स के लिए है। दे अलाइन विद द ब्रॉडर मिशन कर्मयोगी। लॉन्च इन 2020 में से लॉन्च किया गया था। द नेशनल प्रोग्राम और द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग एनपीसीएससीबी के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा, ठीक में इसमें हमारा जो जनजातीय कल्याण वितरण में शामिल लगभग 20 लाख हिताधिकारियों को समक्ष बनाना है, यानी 20 लाख से ऊपर जो आदिवासी जो हमारे लोग हैं उनको बिल्कुल सक्षम बनाना है और हमारे देश में जो तरक्की हो रही है उसके साथ ताल से ताल मिला करके चलना है। इसके लिए आदि कर्मयोगी प्रोग्राम लाया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आदि कर्मयोगी प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको हम बोलते हैं हमारा ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च के द्वारा लाया गया था। ये आदिवासी के उत्थान के लिए लाया गया है, जिसके कारण वो भी हमारे देश के साथ बिल्कुल क्या बोलते हैं प्रोग्रेस में वो भी साथ निभाएं और साथ में उनका भी प्रोग्रेस हो, वो उनका भी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यानी वो जो अपने हाथों से जो चीज़ बनाते हैं या बेचते हैं वो भी उनका भी जीडीपी में कुछ हिस्सा जरूर बने। तो इसके लिए प्रोग्राम लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ से बात कर लेते हैं कि एक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में चेस का कंपटीशन हुआ था। उस चेस के कंपटीशन में जो ये भाई साहब हैं इन्होंने उसमें विजेता हासिल कर ली है, जिसके कारण वो वर्ल्ड के 4थे नंबर रैंक पर पहुंच गए हैं। जिसका प्रज्ञानंदा इनका नाम है, प्रज्ञानंदा इनका नाम है। ताशकंद के उज चेस में, जिसको उज्बेकिस्तान का चेस का कप मास्टर्स में 2025 के जीतने के बाद लाइव रेटिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं।
टॉप, भारत के सबसे टॉप रैंकर में कौन पहुंच गए हैं? प्रज्ञानंदा, जो कि ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, और वो हमारे चेस में सबसे नंबर 1 पर है। पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पर हैं? तो वर्ल्ड में पूरे चौथे नंबर पर हैं। तो विश्व में चौथे नंबर पर आ गए हैं। 3 स्थान ऊपर खिसक करके उन्होंने अपने करियर का सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया है, 3 नंबर ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, इनके पॉइंट की मार्किंग 227.78.3 से है मैकिंग करके, तब उन्होंने ये तीसरे पूरे वर्ल्ड के चौथे स्थान पर और इंडिया के टॉप रैंक पर आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ से बात कर लेते हैं। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑकेशन। देखिए आरबीआई क्या करती है, एक ऑकेशंस निकालती है। ऑकेशंस मतलब आप जानते हैं कि नीलामी निकालती है। अब आप कहेंगे कि नीलामी क्या होता है? देखिए आप एक वर्ड को कुछ जानना पड़ेगा जो कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जानना है। तो एक होता है जिसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट। तो रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? तो रेपो रेट होता है 5.5% पे चल रहा है रेपो रेट। ठीक है, अभी 5 से 6 जून को ये बदला गया था। रेपो रेट इससे पहले 6.5 तक था, लेकिन 5 से 6 जून को ये बदला गया है। तो रेपो रेट 5.5%। तो रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए कि एक सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई है। अभी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर में से 12 में से कोई भी पब्लिक सेक्टर या कोई भी हमारा प्राइवेट बैंक भी है। अब इनको भाई साहब को लोन चाहिए। अब आरबीआई से ही अगर मान लीजिए कि ये पैसा लेते हैं, तो आरबीआई से इसको पैसा लेंगे तो आरबीआई को इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटी का मतलब जैसे कि हम लोग कभी किसी से आरबीआई से लोन लेंगे तो अपनी कुछ ना कुछ ज़मीन या कोई ना चीज़ तो गिरवी, या फिर हमें क्या अपना जॉब का प्रोफेशन कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ता है कि हाँ ये एक बंदा है, कुछ ना कुछ प्रूफ तो देना पड़ता है, तो वह सिक्योरिटी हो गई। अब मान लीजिए कि आरबीआई, अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ, मैं पर्सन यहाँ इस एसबीआई से मैंने लोन लेने के लिए गया। अब एसबीआई के लोन लेने के लिए गया, अब एसबीआई से लोन लेने मैं यहाँ पे जाऊँगा तो एसबीआई कहेगा ठीक है आपको हम लोन दे देंगे। और इसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो किससे लेंगे? आरबीआई से लेंगे। तो आरबीआई इनको अगर पैसा देते हैं, तो आरबीआई इनको पैसा देंगे तो उससे कहा जाता है, उसके बाद पैसा देंगे तो इनको कुछ क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी देना पड़ेगा। जब पैसा देंगे तो इसके लिए उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी पैसा देता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट को बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं, याद रखेंगे। तो अब आरबीआई इनको पैसा देगा तो उसके एवज में इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक है तो उसको बैंक रेट कहेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम यानी ये 14 दिन तक है, 14 डेज तक के लिए की बात कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो 14 दिन की बात कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट कितना होता है? 5.5% होता है। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एसबीआई के पास ज्यादा पैसा हो गया, अब ज्यादा पैसा हो गया, ये इसको दे देगा, तो अब इससे, और जब इसको पैसा देगा तो आरबीआई को इसको भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या करते हैं? आर रिवर्स रेपो रेट। याद रखेंगे फिर से, आरबीआई ने अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को पैसा दिया तो उसके लिए आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक को जब पैसा देंगे तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया, आरबीआई के पास पैसा की कमी नहीं है बल्कि इनके पास ज़्यादा हो गया, उनको दे दिया, तो उसके एवज में उनको इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है और उसके लिए ओकेशंस हुआ है, तो वो क्या है? तो चलिए ये बताता हूं। मान लीजिए आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बिल्कुल पैसा है ही, और जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास भी पैसा है, इनको भी लोन लेने की जरूरत नहीं, इनके पास भरपूर पैसा है, इसके पास भी पैसा है। लेकिन आरबीआई सोचता है कि हमारे मार्केट में पैसा को फ्लो करवाना है, पैसा को फ्लो करवाना है, यानी हमारा मंदी जब आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? पैसा को फ्लो कराना, मार्केट में पैसा कमी हो गया है, लिक्विडिटी कम हो गई है, तो पैसा को ज़्यादा लाना चाहता है। तो चाहेगा कि ये जब पैसा जब खोलेगा और इन सबको देगा तब ना ये सब सबको लोन देगा, तब तो मार्केट में पैसा आएगा। तो मार्केट में पैसा आने के लिए आरबीआई चाहता है कि कोई हमसे लोन ले, लेकिन ये सब लेने को तैयार नहीं है, तो ये चाहते हैं कि एक काम करते हैं, लोन हम सबको पैसा देने के लिए हम एक ऑकेशंस निकालते हैं, एक नीलामी करते हैं, और नीलामी करते हैं। नीलामी करने के लिए जो रेपो रेट दर है कितना है? 5.5%। अब 5.5% का रेपो रेट है तो हम क्या करते हैं? इससे कम पर हम आपको, इससे कम इंटरेस्ट पर हम आपको पैसा देंगे, तो ये लोग तो खुश हो जाएंगे
क्योंकि अगर हम ये पैसा इनसे लेते हैं नॉर्मल डे में 14 दिन के लिए लेते हैं तो आपको 5.5% का क्या देना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये खुद जानबूझ करके आरबीआई पैसा देना चाहता है तो जब आरबीआई आपको खुद पैसा देना चाहेगा तो अब इसमें क्या करेगा, ये आप तो मांग तो नहीं रहे लेकिन ये खुद पैसा देना चाहेगा तो ये कहेगा कि इससे हम कम रेट पर आपको देंगे। ठीक है, तो अब सबने क्या काम किया कि हाँ हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए 14 दिन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपया को वितरण करना चाहते हैं, कौन, आरबीआई करना चाहती है, और उन्होंने क्या कहा कि हम पैसा देंगे। तो सब बैंक क्या काम करते हैं, 1 घंटे का ये ओकेशन चलता है, तो सब बैंक क्या काम करते हैं, लाइन में लग जाते हैं कि हाँ हमको अभी बोली लगाते हैं। कितना 5.5% से नीचे तक बोली लगाते हैं, नीचे पर बोली लगाना है। मान लीजिए कि एसबीआई ने बोली लगाया 4.5 का, बात कर लेते हैं हमारा, और पीएनबी ने लगाया 3.2 का। अगर मान लीजिए कि अगर जिसको पंजाब एंड सिंध बैंक के लगाया 3.1 का लगाया, और एक और बैंक है जिसका मान लीजिए कि हमारा केनरा बैंक है, उसने हमारा क्या काम लिया 4.6 का लगाया। तो अब देखिए कि किसने ज़्यादा पर बोली लगाया, तो केनरा बैंक ने लगाया, तो ये पैसा जो होगा, जो पैसा वो ज़्यादा किसको देंगे, केनरा बैंक को देंगे। तो ये ओकेशंस में जो जीतता, लेकिन वो किससे होना चाहिए, रेपो रेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रेपो रेट से जो कम पे होगा, लेकिन इन सब में जो ज्यादा होगा उसको वो पैसा देंगे, उसके लिए ओकेशंस होता है, इसीलिए बोलते हैं वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो इसलिए हमारा इसका ओकेशन से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये न्यूज में था। ओके, तो चलिए जो ओकेशन से स्टार्ट हुआ था इसलिए ये न्यूज में था, इससे रिलेटेड हम चीज जो यहाँ पे बताया वो हो गया। लॉन्च और टेकवर्स 2025, ये लॉन्च किया गया है। टेकवर्स 25 हमारा क्या काम करने के MeitY लॉन्च किया है, तो उसमें हमारा क्या, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च द टेकवर्स 2025। It is the inaugural technology showcase event organized by the Ministry of Electronics एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बार बार ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये किया गया है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। हमें क्योंकि आगे चल करके 2047 में एक टारगेट है कि हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें पूरे के पूरे भारत में डिजिटलिफिकेशन करना पड़ेगा, डिजिटलाइज करना पड़ेगा। तो एक ऐसे भी न्यूज पूछता है कि हमारा भारत में बिहार में ऐसा कौन सा पहला स्टेट है, बिहार में कौन सा पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तो पहला तो हुआ था सहरसा जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। उस तरीक़ा से और भी हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार का और भी देश के हमारा डिस्ट्रिक्ट और राज्य जो है वो पूरी तरह से डिजिटल होना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कहा गया कि विकसित भारत 2047 तक करना है, तो इस तरह से लॉन्च किया गया, टेकवर्स लॉन्च किया गया। तो जैसे कि हमारे, अब एक बात और भी बताया तो इससे रिलेटेड चीज़, हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अगर कोई आईफोन वाले हैं तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो एंड्रॉयड वाले हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में कौन होता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो डेटा रहता है, जो भी हम डेटा भरते हैं वो एंड्रॉयड के पास जाता है विदेशी कंपनी में, iOS के पास जाता है अमेरिकन कंपनी के पास, माइक्रोसॉफ्ट जाता है अमेरिकन कंपनी के पास। हमारा कुछ तो है ही नहीं, हमें मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, वो हमारा देश का कोई है ही नहीं, हम पर पूरी तरह से क्या दूसरे देश ने कब्जा कर रखा है। तो भारत भी चाहता है कि हम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जिसको बॉस के नाम से जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बनने को तैयार है और ये टेकवर्स के द्वारा ही हमारा कंप्लीट होगा। तो भारत भी कह रहा है कि हम भी BOS बनाएंगे, यानी जिसको भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। तो आने वाले टाइम में 2030 के बाद इनका टारगेट है कि हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में आ जाएगा, और जितने भी मोबाइल कंप्यूटर हैं उसमें ना आईफोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना एंड्रॉयड की ज़रूरत पड़ेगी, ना माइक्रोसॉफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना इतना पावरफुल है इसलिए उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब इस्तेमाल नहीं करता, उनका खुद का चाइना का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जापान भी वैसे ही करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूज़ था। तो अब अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे करंट के अफेयर्स से जो भी रिलेटेड जो रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।